अर्ज़ मटिया बुरुज तेरी खाक में सुल्तान है, बादशाह लखनऊ अब हश्र तक मेहमान है। टुडे वी आर इन दैट प्लेस which is known as the city of Nawab. The foundation of this city of Nawab was led by Nawab Wajid Ali Shah. Now the question is, who is Mirza Nawab Wajid Ali Shah? This podcast will let you know everything about Mirza Nawab Wajid Ali Shah. अस्सलामुअलैकुम। आज मज़ादारी के इस पॉडकास्ट में एक ऐसी अजीम शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है और ये हमारे लिए बहुत इजाज़ की बात है कि आज उन्होंने अपना कीमती वक्त, उसमें से कुछ वक्त मज़ादारी की इस पॉडकास्ट को दिया। इस पॉडकास्ट में आज हम आपको बंगाल कोलकाता मटिया बुरुज के नवाबों की उस नगरी के उस ऐतिहासिक पल में आज ले जाएंगे जहाँ से मटिया बुर्ज की शुरुआत हुई और इसकी नींव अवध के नवाब वाजिद अली शाह साहब ने शुरुआत की। आज उनके बारे में, उनकी इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में और काफ़ी कुछ जानने की हम लोग कोशिश करेंगे, जो कि उन्हीं के 4th जनरेशन है। और इसी के साथ हम लोग अपने सवालों का सिलसिला चालू करते हैं जनाब कामरान मिर्ज़ा साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आदाब। जी, हम काफ़ी आपके शुक्रगुज़ार हैं क्योंकि आपने अपनी कीमती वक्त से हमें अपना एक वक्त दिया। तो आज पॉडकास्ट की जो शुरुआत करेंगे, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, चूँकि आप एक नवाब फैमिली से बिलोंग करते हैं, सो आज आप अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी से कुछ बताना चाहे, कुछ यादें, कुछ पल, आपकी एजुकेशन, आपका प्रोफेशन। एज अ प्रोफेशन मैं बताना चाहूँगा कामरान मिर्ज़ा साहब हमारे बंगाल कोलकाता मटिया बुरुज और बंगाल के कोलकाता के पूरे ही यहाँ के सबसे पहले आज़ादारी यूट्यूब चैनल हमने छोटे से आज इन्हीं से इंस्पायर होकर के हम कहीं ना कहीं अपने फील्ड पे काम कर पा रहे हैं और काफ़ी कुछ बचपन से इनको देखकर ही हम लोगों ने सीखा है। तो इस चीज़ के भी एक शुक्रगुजार है कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म को नोन करवाया, काफ़ी मेहनत की इस चीज़ पे और काफ़ी पुराने। तो आज उनकी इब्तिदाई ज़िंदगी, उनकी यूट्यूब जर्नी के बारे में आज थोड़ा सा जानते हैं, उस पर रोशनी देते हैं। बताएं अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में, आपने कैसे शुरुआत की? जी, मेरी पैदाइश लखनऊ में हुई, तो मैं मुहर्रम में ही पैदा हुआ था। ये 7 मुहर्रम। तो मेरे नाना ने जो पहला नाम रखा था मेरा, वो उन्हीं ने कहा था कि ये शब में पैदा हुआ है तो ये कासिम अब्बास इसका नाम होना चाहिए। पहले आपका नाम ये नहीं था, ये कासिम अब्बास मिर्ज़ा। फिर बाद में नाम चेंज हो गया, फिर कामरान अली मिर्ज़ा हो गया। लेकिन पहला नाम मेरे मेरे नाना फजल नकवी, जो लखनऊ के बहुत बड़े ये शायर थे, तो उन्हीं ने रखा था। उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई कलकत्ते में की और उसके बाद फिर ये 10 के बाद मैं ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चला गया, ये 11-12। फिर मैं कलकत्ते वापस आया और आके मौलाना आज़ाद से मैंने बीए किया, ये ग्रेजुएशन, ये इंग्लिश ऑनर्स में। इंग्लिश ऑनर्स में ऑलरेडी आप ग्रेजुएट? जी। उसके बाद मैंने असल में हमको ये कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट थी, तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी कोर्स किया। मैं ये रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर हूँ और शुरू से मेरी ये कोशिश थी कि जिस चीज़ की मैं ज़ियारत कर रहा हूँ, जिस ये तबरुकात की, लोग भी उसकी ज़ियारत करें। ये आपके मन में आया? हाँ, ये मेरे दिल में आया। और मैंने जब ये YouTube में लाइव नहीं होता था, तब मैंने गूगल हैंगआउट से लाइव करने की कोशिश की। ये कब की बात है? ये
2012 ऐसा ही होगा। उस टाइम से आपने अपने YouTube हाँ, यूट्यूब चैनल मैंने बनाया था। तो फर्स्ट मैंने ये एक नॉर्मल वीडियो शूट करके उसको अपलोड किया था यूट्यूब पर। तो वो ये 21 ये रमज़ान का वीडियो था, और ये वेबिनारों में जो 21 रमज़ान में जुलूस निकलता है तो उसका वीडियो था। लोगों को बहुत अच्छा लगा, जो कलकत्ते से बाहर रहते हैं उनके लिए तो हाँ बेसिकली मोस्ट ऑफ द पीपल कुछ काम के सिलसिले से भी बाहर रहते हैं। जी जी। और कुछ लोग ऐसे हैं जो घर से नहीं निकल पाते, ये बीमार हैं और किसी वजह से नौकरी में फंसे हुए हैं, तो उनको ज़ियारत हो जाती थी, तो काफ़ी दुआएं मिलने लगी। और ये लोगों ने भी बहुत ये हाँ सपोर्ट किया। जैसा कि हम लोग देखते भी आपके चैनल पे काफ़ी लोगों का आपको सपोर्ट भी है। तो जो जैसा कि मेरा आपसे पहला सवाल है कि आप बताएं आपकी जो बचपन गुजरी मटिया बुर्ज में, उस बचपन के बारे में, वो मटिया बुर्ज को आप आज बताइए जो आपने अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में देखी थी, और कहीं ना कहीं उस मटिया बुर्ज में और आज के मटिया बुर्ज में आपको ऐसा क्या डिफरेंस लगता है कि पहले ये चीज़ें थी और आज ये कल्चर में, हमारे कल्चर में ये डिफरेंट हो गई है? ऐसा कुछ चीज़ आपको जो आपके बचपन से और आज के मटिया बुर्ज में आपको अलग दिखता है? मेरी जो दादी थी उनका इंतकाल मुहर्रम में हुआ था। ये 7 और ये 7 मुहर्रम को वो हमारे घर के इमाम बाड़े में उनकी साड़ी में आग लग गई थी। तो वो उनका फिर इंतकाल 12 मुहर्रम को हुआ था। रीज़न ये हाँ, वो असल में ये हम लोग के कलकत्ते में हम लोग का जो घर का ये वो इमाम बाड़ा है, उसमें वो शमा रोशन थी और वो शमा की सीनी उठा उठा कर दूसरे कमरे में जाके ले जाया करती थी। तो उसमें वो हाँ ये एक्सीडेंट हुआ कि वो शमा की जो सीनी थी उससे आग लग गई, और फिर 12 मुहर्रम को उनका ये इंतकाल हो गया। और यहाँ जो ये बेरियल ग्राउंड है हम लोग का, ये रॉयल बेरियल ग्राउंड है, तो उनकी तदफीन वहीं पर हुई। तो 12 मुहर्रम को हम लोग मटिया बुर्ज ज़रूर आते हैं, क्योंकि 12 मुहर्रम को उनके देसे की मजलिस होती है, शाही इमाम बाड़े में लेडीज़ मजलिस होती है। तो हम लोग आया करते थे। और ये उस वक्त ऐसा दौर था कि मेरे बड़े चचा प्रिंस अंजुम खदर वो मटिया बुर्ज में बहुत ये एक्टिव थे बहुत, और मटिया बुर्ज को उन्हीं ने मैंने ये कलकत्ते के ये स्पॉट में बहुत रोशन कर दिया था वो। हाँ हर आदमी तो यहीं आता था, कुछ मिनिस्टर्स आते थे मटिया बुर्ज में, वो ये सबको हाँ 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 ये पॉलिटिकली कनेक्टेड थे। वो शिया कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट भी थे, और वो बहुत सी बड़ी बड़ी हस्तियों को मटिया बुर्ज लाया करते थे। हाँ, तो 12 मुहर्रम को तो हम लोग आया ही करते थे, और ये 3 मुहर्रम को बादशाह का देसा होता है, तो ये उसकी वजह से भी हम लोग मटिया बुर्ज आते थे। हमारा उतना मटिया बुर्ज में बचपन ये गुजरा नहीं है, लेकिन ये पता था कि कलकत्ते से यहाँ पर आने में कम से कम 40-45 मिनट लगता ज़रूर है। हाँ,
9 किलोमीटर दूर है मटिया बुर्ज। और उस वक्त गाड़ी का इतना काफी हाँ, facilities हम नहीं लोग होती। ये टैक्सी से आया करते थे। और मेरी अम्मा ये कहा करती थी कि टैक्सी में पर्दा लगाया जाता था। उस टाइम हाँ, क्योंकि ये पर्दे का ये रिवाज था। तो टैक्सी में जो उसकी विंडो रहती थी उसमें पर्दा लगाया जाता था और टैक्सी कलकत्ते से मटिया बुरुज आती थी। मटिया बुरुज में काफ़ी ये अज़ादारी का ये रिवाज था जो वाजिद अली शाह ने ये कायम किया था। अच्छा, अज़ादारी को लेकर के भी काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि मतलब श्योरिटी नहीं है कि वाजिद अली शाह साहब से पहले भी यहाँ अज़ादारी, कुछ लोग कहते हैं कि कह नहीं सकते, हो भी सकता है कि उनसे पहले भी लोग अज़ादारी करते हों, या उनके आने के बाद उन्होंने जब सारा कुछ स्टैब्लिश किया यहाँ पे, इमाम बारगाह दरगाह बनवाए काफ़ी सारे, तो उसके बाद अज़ा तो इस पे प्रॉपर क्लैरिटी क्या है, क्योंकि आपके पापा ने काफ़ी रिसर्च भी किया है इन चीज़ों पर, आपके जनरेशन्स पर, एंसेस्टर्स पे, तो इसके आप थोड़ा सा इस चीज़ पे खुलासा करें, क्या आज़ादारी वाजिद अली शाह साहब के आने के बाद से चालू हुआ या उनसे पहले भी कुछ लोग यहाँ रह करके आज़ादारी करते थे? कि ये अक्सर हर वीडियो में यही कहा जाता है कि वाजिद अली शाह गंगा जमनी तहजीब को ये मटिया बुरुज में लेके आए, लेकिन ये जिक्र नहीं होता है कि अपने साथ वो यहाँ पर शिया ये रिवायती अज़ादारी जो होती है उसको भी अपने साथ लेकर आए। तो ये वो इससे इससे पहले मटिया बुरुज में कोई अज़ादारी नहीं होती थी। मतलब अगर हिस्ट्री के तौर तरीके से हम लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं अज़ादारी जो है नवाब वाजिद अली शाह ने ही यहाँ पे आके जी हाँ, वही लेकर आए हैं। और उन्हीं वो जब आए तब उनके साथ बहुत सारे शायर आए हैं और बहुत से नौहा खान आए होंगे और बहुत से मर्सिया खान आए होंगे, ये सब आए होंगे। उसके बाद ही यहाँ पर अज़ादारी हाँ जोरों शोर से इस चीज जी, की जा रही है। क्योंकि आप देखिएगा कि कलकत्ते में जो ये अज़ादारी होती है और जो मटिया बुरुज में अज़ादारी होती है उसमें कुछ फर्क दिखाई देगा आपको। जी। अभी तो जो फर्क हो गया है वो और भी ये नुमाया हो गया है और पहले उतना नहीं था। और फर्क जैसे फर्क आपको ऐसा क्या लगता है कि जो एक कहीं ना कहीं डिफरेंस दर्शाता है इस चीज़ में? ये कलकत्ते में जैसे ये सोज खानी उतनी आज के नहीं टाइम पे होती कम है और होती है लेकिन हाँ, थोड़ा लेकिन सा कम हो गया। हाँ, यहाँ पर मटिया बुरुज में सोज खानी बरकरार। देखिएगा। और आप यहाँ जुलूसों में देखिएगा कि ये सवारी भी पड़ी जाती है। वो ये कलकत्ते में ये कम देखा जाता है। हाँ, काफी कम। ये ताबूत के आगे सवारी नहीं पड़ी जाती है। जी। तो ये सब ये फर्क है। और ये वाजिद अली शाह के लिए कहा जाता था कि सुल्तान खाने से जब वो आते थे तब 2 मरसिए लिखवाते थे। वो अलग अलग बहर के 2 मरसिए होते थे और 2 ये कातिबों को ये लिखवाते थे। और जब वो ये शाही इमामबाड़े तक पहुंचते थे तब 2 मरसिए अलग अलग बहर में, माने मीटर जिसको बोलते हैं, अलग अलग मीटर में शायरी करना बहुत मुश्किल होती है। आप ये 1 मीटर में अगर लिखिएगा तब आपको मुश्किल होगी। और यहाँ 2 टाइप के ये पोएट्री का जो मीटर होता है, 2 टाइप के मीटर में वो काफी मुश्किल आता है। हाँ, वो तो ये वाजिद अली शाह तो इसमें ये माहिर थे। तो ये वाजिद अली शाह के लिए ये भी ये कहा जाता है कि किसी ने कुछ उनको कोई ये खत ये लिखा जिसमें उल्टा करके लिखा था। अच्छा। तो उन्हीं ने उसका रिप्लाई उल्टे में ही दिया। उल्टे खत से? हाँ, उल्टे खत आया तो उसका जवाब भी उल्टे हाँ, हाँ। तो चीज है। वो काफी और ये है कि ये वाजिद अली शाह ने अपना कैलेंडर भी बनाया था। कैलेंडर जैसे यानी जैसे
ये शमसी कैलेंडर होता है, माने ये सोलर कैलेंडर होता है, लूना कैलेंडर होता है। तो वाजिद अली शाह ने अपना कोई कैलेंडर भी खुद का हाँ कैलेंडर जारी किया। हाँ, ये एक और वो थे पहले जिन्होंने ये रेवेन्यू स्टैम्प जो होता है वो उन्होंने जारी किया था। ये ये बहुत सारी चीजें हैं जो ये उन्होंने वाजिद अली शाह ने इजाद की हैं। जब ये वाजिद अली शाह ये मध्य बुरज आए तब उनके साथ ये पतंग उड़ाने का ये रिवाज भी आया। इसका ये कल्चर हम लोग कहीं ना कहीं सुनते हैं कि पतंगबाजी, क्योंकि मटिया बुरुज की बहुत पुरानी इतिहास रही है शुरुआत के टाइम से, तो इस पे ज़रा बताएं कि ये रिवाज। ये हम लोग जब बचपन में पतंग कहते थे ना, तो अम्मा और मेरे वालिद साहब डॉक्टर कौकब खदर मिर्ज़ा वो कहते थे पतंग क्या होती है, ये तो ये कनकैया कहा जाता है, पतंग क्या चीज़ है, पतंग गुड्डी ये सब ये लफ्ज़ी नाम नहीं, नए लफ्ज़ हैं। अच्छा, ये कनकैया कहते थे हम लोग नवाब साहब के वक्त। हाँ, ये कनकैया उड़ाना, इसको कनकैया कहा जाता है। हाँ, काइट को, जिसको आज लोग आम जबान में हाँ, पतंग, हाँ, उसको अवध के जबान में उस वक्त में कनकैया कहा जाता है। हाँ, और ये वाजिद अली शाह ने एक ये कनकैया का भी डिज़ाइन ये बनाया था उन्होंने। अच्छा, वो सब ये रिकॉर्डेड है ये सब चीज़ें। आज ये सारे, हाँ, कि उसकी दुम कैसे टाइप की होगी और अच्छा, वो खुद किया करते उसमें कमान कैसे लगेगा। ये वो चीज़ मतलब खुद किया करते थे या लोग हायर होते थे उनके लिए स्पेशल? नहीं, वो किया करते थे, वो डिज़ाइन बनाते थे, बाद में ये डुप्लीकेट होता था। और उनके साथ ये था कि कनकैया जब वो ये उड़ाते थे तब उसमें एक छोटा सा मनी पर्स भी लगा देते थे कि कट के जाएगी तो किसी को फ़ायदा ही होगा उससे। अच्छा, उसमें कुछ ये पैसा रहता था, कुछ कॉइन रहते थे। ये है कि अगर वो कट के किसी के इलाके या किसी के घर के पास जाती है, उठाने वाले बंदे को फायदा ही होने वाला है, नुकसान नहीं होगा। अगर वो दौड़ेगा तो उसको नुकसान नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता था। ये उन्होंने मतलब ये चीज़ को एक तरीके से आम किया। तो कहीं ना कहीं मटिया बुरुज को इसमें बढ़ावा देने का काम वाजिद अली शाह साहब ने किया। ये इंडस्ट्री बन गई है, काइट मेकिंग इंडस्ट्री जिसको कहते हैं। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है इससे। काफ़ी प्रॉफिट है इसके बारे में। और एक बात ये भी थी कि एक चीज़ क्लैरिफाई नहीं कर पाते हम लोग, कि काफ़ी लोग नहीं भी जानते हैं, वाजिद अली शाह साहब जब अवध से यहाँ आए, उन्होंने जब इस इलाके में जान फूंकी, यहाँ पे लोग बसाए, तो यहाँ पे एक्चुअल में उनके मटिया बुर्ज के अंदर कितने इमाम बारगाह उन्होंने तामीर की, इसके बारे में थोड़ा आप तफसीलात में बताएं। ये वाजिद अली शाह जब मटिया बुर्ज ये आए थे तब पहला इमाम बाड़ा ये कसरुल बुका था। अच्छा, तो जो उनकी वाइफ ये अख्तर महल साहिबा ने बनाया था, अख्तर महल साहिबा। तो फिर उसके बाद बहुत सारे इमाम बाड़े यहाँ बने, उसमें ये बैतुन निजात भी था और सिब्तैनाबाद इमाम बाड़ा। मटिया बुरुज के इतिहास का पहला इमाम बारगाह कसरुल बुका है। जी हाँ, जी। अच्छा, इसके पीछे की क्या मतलब हिस्ट्री रही है आज के टाइम पे? वो जैसे आप लोगों के अंडर में ये हम लोग के सिब्तैनाबाद इमाम बाड़ा ट्रस्ट के अंडर में आता है। ये हम लोग उसके केयर टेकर हैं। हमारे ये वालिद भी मरूम थे, अभी मेरे ये बड़े भाई ये इरफान मिर्ज़ा और मेरी बहन डॉक्टर तिलत फातिमा ये ट्रस्टी हैं। अच्छा, एक चीज़ ये देखा गया है कि शुरू से मटिया बुर्ज के इतिहास में कसरुल बुका को जहाँ तक हम लोगों ने देखा है, अगर आप उसका डिज़ाइन भी आप अंदर से देखते हैं तो वो डिज़ाइन बिल्कुल ही इस चीज़ को दर्शा रहा, प्रेजेंट कर रहा है
कि कसरुल बुका इमाम बाड़ा जो है वो बेसिकली विमेंस के लिए है, विमेंस जहाँ पे आज़ादारी एकदम सही बात आपने कही, एकदम सही बात कही। मर्द जो होते हैं वो जैसे कहीं भी हम लोग आज़ादारी कर सकते हैं, जुलूसों में रोड पे कर सकते हैं, लेकिन खातूनों के लिए स्पेशली कई जगहों पे रिस्ट्रिक्शंस रखे गए हैं कि आप इस अदब अदाब के दायरे में आज़ादारी आप कर सकते हैं। तो कसरुल बुका को विमेन इमाम बारगाह करने के पीछे कोई रीज़न या ऐसे ही कि एक तामीर किया जाए, इसके पीछे कोई हिस्ट्री क्या है? देखिए, जब एक मलका उसको बनाती है अख्तर महल साहिबा, तब वो अपने लिए बना रही है ना, उसका प्राइवेट इमाम बाड़ा है वो। बेसिकली कसरुल बुका एक लेडीज इमाम, हाँ, लेडीज़ इमाम बाड़ा है। मैंने एक बार फेसबुक पे लिखा था कि लेडीज़ इमाम बाड़ा, तो किसी ने कहा था कि अरे ये लेडीज़ इमाम बाड़ा थोड़ी है, यहाँ तो सब मजलिस करते हैं। लेकिन शुरू से हमने ये देखा है, मेरे घर में कहा गया है कि वहाँ की जो भी मुतवली रहती थी लेडीज़ रहती थी, वहाँ की केयर टेकर लेडीज़ रहती थी, यही सब होता आया है। तो लेकिन ये लेडीज़ इमाम बाड़ा था और यहाँ ये औरतें ही मजलिस किया करती थी। और अभी तो जुलूस वहाँ से भी निकलता है तो वो अलग बात है, लेकिन ये लेडीज़ इमाम बाड़ा था। जी, आपने ये सही पकड़ा। अच्छा, कसरुल बुका इमाम बारगाह से रिलेटेड एक सवाल। कसरुल बुका क्या हमारे गाज़ियाबाद बुरुज के सरजमीन पे नवाबों ने जितनी भी इमाम बारगाहों को तामीर किया है, काफ़ी जगहों पे अभी रेनोवेशंस का काम बाकी है, तो इस पे अभी सुल्तानाबाद ट्रस्ट की तरफ से मतलब क्या काम चल रहा है और आगे इस पे क्या काम जैसे आप लोग करने वाले? जी, अभी सिप्तनाबाद इमाम बाड़ा का रेस्टोरेशन चल रहा है। अच्छा, ठीक है, नहीं ये सिप्तनाबाद है। अच्छा, तो लखनऊ में भी ये इसी नाम का सिप्तनाबाद है, जिसमें ये अमजद अली शाह दफन है उसमें। तो वो उनकी माने जब उनका ये इंतकाल हुआ है तो वो कंप्लीट नहीं हुआ था और वाजिद अली शाह ने सिप्तनाबाद को कंप्लीट करवाया। तो उसी नाम का ये इमाम बाड़ा वाजिद अली शाह ने मटिया बुरज में भी बनाया है, जो सिप्तनाबाद इमाम बाड़ा है। तो ये जो ये इमाम बाड़ा है वो ये इस इमाम बाड़े में वाजिद अली शाह भी दफन है और उनके फर्जंद, बहुत सारे फर्जंद ये दफन है, उनमें से बिरजीस खदर भी इसमें ये दफन है और उनकी वाइफ ये मेहताब आरा बेगम भी दफन है। तो एक बात आपसे ये कहना था, वाजिद अली शाह साहब को लेकर के काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ है कि वो काला पानी की सज़ा काटने आए थे, कुछ लोग कहते हैं कि लड़ाई करके आए थे, इमरजेंसी में वहाँ से उनको डिपोर्ट होना पड़ा, और भी बहुत सारी मुख्तलिफ़ कहानियाँ हैं। लेकिन चूँकि आपके फादर काफ़ी रिसर्चर रहे इस चीज़ को लेकर के, टॉपिक ऑफ नवाब वाजिद अली शाह, तो इस पे ओरिजिनल हिस्ट्री क्या है? क्योंकि आप घर वाले हैं और घर वालों से बेहतर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि दर वालों से दर वाले का इन्फॉर्मेशन मिलता है और घर वालों से घर वाले का इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो आप इस पे ज़रा रोशनी डालें कि इसकी एक्चुअल कहानी क्या है, इस पे ओरिजिनल हिस्ट्री क्या है? वाजिद अली शाह के लिए बहुत सारी कहानियाँ हैं, अफवाहें मशहूर हैं कि वाजिद अली शाह जब ये अंग्रेज़ी फ़ौज आई थी तब ये वाजिद अली शाह अपना जूता नहीं पहन पा रहे थे, इसलिए अंग्रेज़ों ने उनको पकड़ लिया था, ये सब चीज़ें थी। कोई गुलाम आएगा तो पहनाएगा। तो ये सब ये बकवास है, ठीक है। असल में क्या था कि वाजिद अली शाह को जब अंग्रेज़ों ने फरमान दिया कि आपको बेदखल किया जाता है और आपकी सल्तनत अंग्रेज़ों के अंडर में आ रही है और आपको 1 लाख महीना पेंशन दिया जाएगा और कुछ और पैसा दिया जाएगा जिससे आपके मुलाजिम का ये खर्चा चलेगा। तो लेकिन अच्छा, पैसे को भी लेकर के काफ़ी कंफ्यूजन है। हाँ, तो मैं आपको कुछ बताता हूँ। तो वाजिद अली शाह
को जब ये पता चला कि उनको बेदखल किया जा रहा है, तब उन्हीं ने कहा कि ये बात तो सही नहीं है, हम इसके ऊपर कभी साइन नहीं करेंगे इस ट्रीटी के ऊपर। और फिर वो बहुत ये उदास हो गए। तब उन्हीं ने कहा कि हम मलका ये विक्टोरिया के पास जाएंगे और जाके उनसे कहेंगे कि ये जो आपने मेरी सल्तनत ले ली है, इसको आप ये वापस कीजिए, क्योंकि मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसकी वजह से ये सल्तनत ये ली जाए। उनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि मैल एडमिनिस्ट्रेशन, माने उनका निज़ाम सही नहीं था चलाने का। तो वो उन्हीं ने क्या किया कि उनके साथ उनकी माँ मलका किश्वर और सिकंदर हशमत और एक फर्जंद और बहुत सारे लोग बाय रोड ये कानपुर तक आए। उसके बाद फिर बनारस आ गए और फिर ये बनारस के जो राजा थे वो उन्हीं ने वाजिद अली शाह को मेहमान ये रखा। और फिर ये पानी के रास्ते बनारस से वाजिद अली शाह एक स्टीमर में आए। उस स्टीमर का नाम ये मैक्लॉयड है। तो जस्ट ऐसे ही बता दे रहा हूँ मैं, कोई ये ज़रूरत नहीं है स्टीमर के नाम की। तो वो स्टीमर आकर बिचाली घाट में रुकता है। और आप अगर पर्ल बाय द रिवर, एक किताब है डॉक्टर सुदीप्ता मित्रा की, अगर वो पढ़िएगा तो उसमें लिखा है कि अंग्रेजी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था कि वाजिद अली शाह वॉज एन अनइनवाइटेड गेस्ट। माने जो ये अंग्रेज थे उनके लिए वाजिद अली शाह का कोई ये इनविटेशन नहीं था कि आए कलकत्ते। वो अपनी मर्जी से आए थे और ये इसलिए कलकत्ते आए थे क्योंकि जैसे हम लोग का सीट ऑफ ये पावर जो है ये राइटर्स बिल्डिंग था, अभी तो ये नंबर 9 हो गया है। तो इनका जो सीट ऑफ पावर था वो कलकत्ता था। तो अगर कोई केस है, आपको केस को लेके यहाँ पर आना पड़ेगा, कलकत्ते आना पड़ेगा। तो वो कलकत्ते अपना केस लेके आए थे, तो अपनी फ्री विल से आए थे, माने अपने से आए थे। वो कोई उनको कोई कैप्चर करके नहीं लाया गया था। तो वो एक और चीज़ है कि वो जब आने वाले थे कलकत्ते तो उन्हीं ने अपने कुछ लोगों को भेजा था कि उनके रहने की जगह ठीक करने के लिए, तो जहाँ आके ठहर सके। वो मटिया बुरुज में राजा बर्दवान की कुटी थी बिचाली घाट में। तो उन्हीं वो एक ये रेंटेड जगह थी, उसमें वो रहे थे मटिया बुरुज जाकर। तो और उन्हीं ने अपनी शायरी में लिखा है कि हम जहाँ गए रास्ते में हमको तोपों की सलामी मिली। तो अगर कोई आदमी अगर प्रिजनर बनता है, बंदी बनता है, तो उसको सलामी कौन देगा? कोई नहीं देगा। तो उन्हीं ने कहा कि हर जहाँ मेरी सलामी हुई, जो तोपे चली नेक नामी हुई। तो मेरे लिए तोप से ये इस्तकबाल किया गया। तो ये एक माने फ्री आदमी का ही इस्तकबाल हो सकता है जो किंग। हाँ, और मतलब कुल मिला के यही हिस्ट्री है कि वो क्वीन विक्टोरिया के सामने अपनी बातों को रखना चाहते थे, जिसके कारण उन्हें मटिया बुर्ज में क्योंकि वक्त लगता मिलने के लिए और बातों को बताने के लिए वक्त चाहिए था, तो इसलिए उन्होंने आके एक ठिकाना चूज़ किया था कि अगर हम अपनी बातों को उनको बताएंगे, क्योंकि टाइम लगेगा, तो इसलिए मुझे एक जगह का इंतज़ाम करना है। इसलिए उन्होंने मटिया बुर्ज जाने का वो फैसला किया और मटिया बुर्ज की तरफ रवाना हुए। इसकी एक्चुअल हिस्ट्री यही है। हाँ, उसके बाद भी है कि जब वो मटिया बुरुज पहुँचते हैं तो रास्ते में उनको ये
पानी के रास्ते से आए थे तब उनको डिसेंट्री हो जाती है। तब जो अंग्रेज़ जो उनको लेके आ रहा था, ये मेजर बर्ड उसका नाम है, वो एक ये अंग्रेज़ ये एजेंट था मेजर बर्ड। तो वो उनको जो कलकत्ते लाया, तब उसने देखा कि ये शायद सी जर्नी नहीं कर पाएंगे। तब उन्होंने कहा कि आप यहीं रहिए, हम आपकी तरफ से आपकी वालदा और आपके भाई और आपके फर्जन को ले जाते हैं ये इंग्लैंड। तब वो लोग ये चले गए क्वीन विक्टोरिया से मिलने के लिए। और फिर क्या हुआ कि 1857 की जंग छिड़ गई। ये पहले जंग आज़ादी जो थी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर उनकी जो बेगम थी, बेगम हज़रत महल, उन्हीं ने अंग्रेज़ों के अगेंस्ट मोर्चा बना दिया। तब उनका जो केस था इंग्लैंड में वो उतना ये अफेक्टिव नहीं रहा, क्योंकि ये अंग्रेज़ों ने कहा कि ये आपकी मलका वहाँ पर हम लोग को मार रही है और आप यहाँ चाहते हैं कि आपकी सल्तनत को वापस दिया जाए। क्योंकि वाजिद अली शाह साहब ने ये कोर्ट में कहा कि मेरा जो केस है वो अवध की सारी सल्तनत को लेकर के, प्रॉपर्टीज़ को लेकर के। तो क्योंकि ये जो 1857 का हज़रत महल साहिबा के जो तरफ से ये मतलब मामलात पेश आया, तो ये एलिगेशन लगा डायरेक्टली वाजिद अली शाह साहब के ऊपर कि आप कहीं ना कहीं, आपकी वाइफ है तो आप इसमें हो भी सकते हैं और ये सारा कारनामा आपका भी हो और आप वहाँ से बच के निकल गए, इस तरीके की एलिगेशंस लगी। तो वहाँ पे ये स्टेटमेंट था वाजिद अली शाह साहब का कि मेरा इस मामलात से कोई कनेक्शन नहीं है। देखिए, जब 1857 की जंग छिड़ जाती है ना, तब क्या होता है कि वाजिद अली शाह को राजा बर्दवान की कोठी में वो रह रहे थे। तब ये वाजिद अली शाह को अंग्रेज़ ये पानी के रास्ते से आते हैं और आके उन्हें यहाँ से मटिया बुरज से लेकर चले जाते हैं। तो वो ये वाजिद अली शाह ने लिखा है कि मोची खोला में सुबह सुबह ये क्या हुआ कि सब अंग्रेज़ आ गए और ये हमको तो ये नहाने भी नहीं दे रहे हैं और चाह रहे हैं कि हम इनके साथ जाएं। तब जो अंग्रेज़ फ़ौज आई थी तो उन्हीं ने ये वाजिद अली शाह को 26 महीने के लिए फोर्ट विलियम में बंद कर दिया था। और फोर्ट विलियम में जब ये वाजिद अली शाह को नज़रबंद किया था, तब वो वाजिद अली शाह का सबसे अच्छा प्रोडक्टिव पीरियड था, क्योंकि वाजिद अली शाह ने जो उनकी मसनवी, जो इनकम्प्लीट मसनवी थी, उनको उन्हीं ने कंप्लीट किया और कुछ नई मसनवी उन्हीं ने फोर्ट विलियम में लिखी है। साहिबा हज़रत महल से आप लोगों का क्या कनेक्शन है, कुछ इस पे ज़रा रोशनी डालें। दुनिया में सिर्फ अभी 8 डिसेंडेंट्स हैं जो वाजिद अली शाह और बेगम हज़रत महल की लाइन से हैं, और उनमें से मैं भी एक हूँ। और बेगम हज़रत महल साहिबा का नाम ये ख़ास महल के बाद आता है ये वाजिद अली शाह के डॉक्यूमेंट में। तब जब 1800 जब पहली जंग हुई थी चिन्हट में 30 जून ये 1857 को, तब अंग्रेज़ों की शिकस्त हुई थी 30 जून को। फिर क्या हुआ कि जितने ये ताल्लुकदार थे, जितने ये लोग थे वहाँ के लखनऊ के, इन्होंने ये लोग सब बेगम हज़रत महल के पास आए कि हमको कोई ऐसा ये नुमाइंदा चाहिए है जिसके अंडर में हम लोग ये लड़ाई कर सकें और अंग्रेज़ों को बाहर निकाल फेंकें। तब ये बेगम हज़रत महल साहिबा दूसरी मलकाओं के पास भी जाती हैं,
लेकिन वो लोग ने कहा कि नहीं, ये वज़ीर अली ख़ां और बादशाह बेगम का हम लोग ये देख चुके हैं कि कैसे वो लोग ये उन लोगों को चुनार के किले में बंद कर दिया अंग्रेज़ों ने, तब हम लोग अपना बेटा नहीं देंगे। फिर बेगम हज़रत महल ने अपने 14 साल के लड़के बिरजीज़ खदर को कहा कि आप इसका कोरोनेशन कीजिए। तब 5 जुलाई 1857 को उनकी ताजपोशी हुई थी। और फिर जो अवध की फ़ौज थी वो अंग्रेज़ों से लड़ी, और जो ये रेसिडेंसी में जो सीज हुआ था वो चलता रहा बहुत दिन तक। और फिर 1858 में जब अंग्रेज़ फिर से अपनी फ़ौज को लेके कानपुर से आए हैं, तब बेगम हज़रत महल और बिरजीज़ खदर को लखनऊ छोड़ना पड़ा, और ये बूंदी के किले में रहने लगे ये लोग जाके, और वहाँ से भी गुरिल्ला अटैक्स करवाते थे अंग्रेज़ों के ऊपर। और फिर ये बहरेज के रास्ते से होते हुए नेपाल कूच कर गए। वहाँ से इलाका उन्होंने तब्दील कर दिया। हाँ, और वो जो ये राणा था वहाँ का, उन्हीं ने इनको पॉलिटिकल असाइलम दिया। और हाँ, और ये 1879 में बेगम हज़रत महल का ये इंतकाल होता है, और 1887 में वाजिद अली शाह का इंतकाल होता है, और 1892 में बिरजीज़ खदर मटिया बुरज अताबाग में आते हैं, और फिर उनको मटिया बुरज में जहर दिया जाता है। अच्छा जी, मतलब एक तरीके से मर्डर हुआ। हाँ, ये असैसिनेशन बोलते हैं, पॉलिटिकल थे ना इसलिए असैसिनेशन होता है उनका। मतलब ये जो इनके साथ असैसिनेशन हुआ है, ये अपने लोगों के द्वारा हुआ था या फिर ये अंग्रेज़ों ने खुद की? ये अंग्रेज़ों के जो गुड बुक्स में रहने वाले जो ये फर्जंद थे, ये वाजिद अली शाह के, उन लोगों ने इनको बिरजीज़ खदर को डिनर पर बुलाया था, दावत दी थी, जिसमें वो गए थे, उनका एक ये लड़का गया था, उनका एक ये साहिबजादा गया था, और उनकी एक बेटी गई थी। तो और उनके 2 बॉडीगार्ड्स थे जिन्होंने खाना खाया था उस दिन, उन सब का इंतकाल हो गया। मतलब जहर पूरे खाने में ही? हाँ, और ये बात थी कि नवाब ये मेहताब आरा बेगम ये एक्सपेक्ट करी थी बेबी, इसलिए वो नहीं गई, वो बच गई, और एक ये लड़की उनकी बच गई, और ये लोग कलकत्ते चले गए। और फिर 24 दिसंबर 1893 में मेरे दादा पैदा होते हैं, 24 दिसंबर को। अगर वो ये नहीं जाती मटिया बुरज छोड़ के, तब वो भी मर जाती, और हम लोग की जो लाइन ऑफ डिसेंडेंट्स है वो ख़त्म हो जाती। हम लोग की एक्चुअली फ्रीडम फाइटर लाइन ऑफ ये डिसेंडेंट्स हैं। एक तरीके से कहीं ना कहीं हिस्ट्री से हज़रत महल साहिबा के बारे में जो फ्रीडम फाइटिंग के लिए वो लड़ाई की, कहीं ना कहीं वो एक छुप सा गया, दब सा गया है। इतिहास के पन्नों ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को दबा दिया है, जो आज खुलकर बाहर नहीं आता। काफ़ी लोग नहीं जानते इस चीज़ के बारे में, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को, फ्रीडम फाइटर लेडीज़ में जैसे आज हम लोग काफ़ी नाम शुमार जानते हैं, बहुत सारी लेडीज़ हैं जिन्होंने फ्रीडम फाइटिंग के लिए अपनी जान तक दी है, जान की कुर्बानी, घर की कुर्बानी, बहुत चीज़ को कुर्बान किया हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए। लेकिन इसी इतिहास के पन्नों में एक नाम जनाब हज़रत महल साहिबा का भी है, जिन्होंने अपने देश के लिए उस वक्त
इस लड़ाई को लड़ा अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जा कर के। अच्छा, एक क्योंकि ये हिस्ट्री से जुड़ा सवाल है मेरा, अलीपुर ज़ू से वाजिद अली शाह साहब का क्या रिश्ता है? क्योंकि काफ़ी लोग नहीं जानते हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ठीक है, आप लगता है अपना पूरा होमवर्क करके आए हैं। चलिए, अच्छी बात है। देखिए, बहुत से लोग जानते हैं कि वाजिद अली शाह को जानवर और परिंदे रखने का बहुत शौक़ था। तो ये अब्दुल हरीम शरर अपनी किताब ये गुज़िश्ता लखनऊ में लिखते हैं कि वाजिद अली शाह के पास 18,000 ये कबूतर थे और बहुत सारी चिड़ियाँ थीं और शेर थे और जंगली जानवर थे। तो वो जब ये वाजिद अली शाह आए हैं तब उन्हीं ने यहाँ पर दरिया के किनारे सबके जाल थे। शेर भी था जो दरिया की तरफ खुलता था उसका जाल और इधर भी दिखाई देता था। तब ये वाजिद अली शाह जानवर ये पाल रहे थे। फिर क्या हुआ कि अंग्रेज़ों के एक प्रिंस, पता नहीं क्या प्रिंस चार्ल्स नाम था, प्रिंस एडवर्ड क्या नाम था, वो आने वाला था कलकत्ते। तब उसके ये स्वागत के लिए, माने उसको वेलकम करने के लिए, तो अंग्रेज़ों ने अलीपुर ज़ू की बुनियाद रखी और वहाँ हाँ वो प्रिंस आने वाला था। तो उसके आने के इस्तकबाल के लिए उन्होंने एक ज़ू बनाया, कायम किया। और फिर ये शायद 1875 में उन्होंने शायद बनाया ये ज़ू। और ये वाजिद अली शाह का ज़ू उससे पहले से था। तब क्या हुआ कि वाजिद अली शाह के ज़ू से जो उनका चिड़िया खाना था, मेनाजरी जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं ये लोग, मेनाजरी से 2 टाइगर एस्केप करते हैं, भाग जाते हैं। जाल खुला रह जाता है और वो भाग जाते हैं, जिसमें एक टाइगरेस जो थी वो दरिया उस पार चली जाती है, ये बोटानिकल गार्डन। हाँ, और वहाँ पर एक अंग्रेज़ अपनी राइफल से उसको मार देता है। तब ये अंग्रेज़ों ने कहा ये वाजिद अली शाह से कि आप जंगली जानवर ना रखें, क्योंकि आपके यहाँ से टाइगर एस्केप हुआ है और फिर एस्केप हो सकता है। तब उन्होंने कहा कि मेरा ज़ू तो पहले बना है और टाइगर एस्केप बहुत दिन के बाद हुआ है, और तुम लोग का जो ये अलीपुर ज़ू जो बना है वो मेरे बाद बना है, लेकिन बहुत सारे टाइगर एस्केप हो चुके हैं, बहुत सारे एनिमल्स भाग चुके हैं तुम्हारे ज़ू से। उन्होंने पूरा सच का खुलासा कर दिया। हाँ, कि तुम्हारा ज़ू पहले बना है। तो इससे ये पता चलता है कि अलीपुर ज़ू पहले बना और फिर वाजिद अली शाह फिर उसके बाद ये हुआ कि वाजिद अली शाह का जब इंतकाल हो जाता है तो कुछ जानवर ये वाजिद अली शाह के ज़ू के अलीपुर ज़ू ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इसी के साथ मैं व्यूअर्स आपको एक अहम बात बताते चलूँगा कि हमारे हिंदुस्तान के मटियाबुर ज़िला के कलकत्ता के जो नवाब वाजिद अली शाह साहब थे, उन्हें काफ़ी पशु पक्षियों से प्यार था। उन्हें ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी कि किसी भी बेज़ुबान जानवर जो बोल नहीं सकते, लेकिन उनको भी तकलीफ़ें होती है, काफ़ी गहराई से इस चीज़ को समझते थे। और जैसा कि अभी हमारी बात कामरान मिर्ज़ा साहब से हुई, उन्होंने बताया कि कैसे एनिमल्स को सेफ करने के लिए उन्होंने अपनी बात, अपनी लड़ाई अंग्रेज़ों के सामने लड़ी। ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें जो आज हमारे इतिहास के पन्नों से कहीं ना कहीं छुप चुकी है, वो स्केप हो गया। और आज इस चीज़ का खुलासा आज हमारे इस पॉडकास्ट के थ्रू हुआ।